आज का जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये रे डायग्राम हम पहले ही पढ़ चुके थे। अब हमें पता है कि ये रे रिफ्रैक्ट करके ऐसे वापस आएगी, तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनानी है लीस्ट डिस्टेंस पे। एक रे ऐसे और ये रे ऐसे, ऐसे आपके पास ये रे रिफ्रैक्ट करके वापस आएंगे और यहाँ एक इमेज बनेगी आपके पास जिसका नाम होगा A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि फाइनल इमेज के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा वो ये पॉइंट C2 था, ये पॉइंट बेटा क्या था C1 था, और जो ये एंगल बनेगा इसको नाम दिया था हमने बीटा। क्या नाम दिया था? बीटा। ये जो इमेज थी बेटा, ये इमेज कितने डिस्टेंस के ऊपर थे? D डिस्टेंस पे। और हमने मैग्निफिकेशन में टर्म पढ़ी थी कि मैग्निफिकेशन होता है बीटा बटा अल्फा, और उसको लिखा गया था tan बीटा बटा टेंजेंट ऑफ अल्फा। और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक जगह होनी चाहिए लीस्ट डिस्टेंस। तो बेटा हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बनाया था यहाँ, ये एंगल, और ये एंगल लिखा था हमने अल्फा। बोलो, ये रे डायग्राम प्रत्येक बच्चे ने पढ़ लिया था, इसमें कोई डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हैं, और यहाँ तक हम सभी पढ़ चुके थे। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बेटा एक बार अपना नेटवर्क चेक करें, मैं तेज बोल रहा हूँ और नेटवर्क इशू यहाँ पे तो नहीं है कोई भी, हम तेज ही बोल रहे हैं। डायरेक्ट लैपटॉप के अंदर आपके पास साउंड जा रही है बेटा, हमने कोई लीड वगैरह भी नहीं लगा रखी है कि जिसका हम यूज कर रहे हैं। एक बार मैं यहाँ पे माइक्रोफोन का यूज करके देख लेते हैं, अगर आपकी स्पीड इंक्रीज होती है तो 1 मिनट होल्ड रखें बेटा। बेटा आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? यस सर। अब देखें, सभी बच्चे बात करते हैं कि अपने पास ये सिचुएशन हमने पढ़ ली थी, और ये पढ़ने के बाद बेटा अगर हम बात करते हैं तो अपने पास क्या वैल्यू निकल के आती है। देखो, तो अगर मैं बात करूं बेटा सबसे पहले, तो हम लास्ट स्टेप के ऊपर पहुंच चुके थे, हमने tan बीटा निकाल लिया था, टेंजेंट ऑफ अल्फा निकाल लिया था। तो बेटा m निकाल के हमने लास्ट में शायद ये पहुंच गए थे कि A डबल डैश बटा B डबल डैश, और बटा क्या आ गया था अपने पास AB। बोलो बेटा यही रिजल्ट था लास्ट? बोले बेटा। यस सर। यस सर। अब अपने पास लास्ट रिजल्ट बेटा ये निकल के आया था A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाई AB। ये रिजल्ट हम निकाल चुके थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि AB है, AB ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज है बेटा A डैश और B डैश, और A डबल डैश B डबल डैश इमेज है किस ऑब्जेक्ट की? A डैश B डैश की। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है, और इसको हम दूसरी भाषा में कैसे लिखेंगे? A डबल डैश B डबल डैश, उसको A डैश B डैश से डिवाइड कर दिया, A डैश B डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे क्या लिखा? AP। ठीक है, ये हमने इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड किया। तो आप एक बार देखिए जरूर कि A डबल डैश B डबल डैश कौन से लेंस की इमेज है? बताओ बेटा, A डबल डैश B डबल डैश कौन से लेंस की इमेज है बेटा? आई लेंस। तो ऊपर इमेज डिस्टेंस, नीचे ऑब्जेक्ट A डैश B डैश ऑब्जेक्ट, तो ये बन गई मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। A डैश B डैश किसकी इमेज है? ऑब्जेक्टिव लेंस की, और इसको लिख दिया हमने m नोट। क्या लिख लिया हमने? m नोट।
ठीक है, तो ये एमओ वैल्यू आ गया अपने पास, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल के आया एम ई इंटू एम नोट। इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू बेटा अपने पास निकल के आ गई है, और ये वैल्यू है एम ई इंटू एम नोट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुने, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था बेटा, और उसमें एम ई मतलब आई लेंस, एक ही लेंस था उसमें, और उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था एम ई अपॉन डी बटा एफ, और आई लेंस के लिए इसको क्या लिख दिया ई। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमें पता है कि एम ई की वैल्यू तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, जो सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ चुके हैं, 1 प्लस डी बटा एफ। किसकी वैल्यू और निकालनी हमें, एम नोट। देखो एम बराबर, पहले बेटा मैं एम नोट को ही सोल्व करता हूं, बाद में एम ई को सोल्व करेंगे। एम नोट बड़े ध्यान से देखना, एम नोट को आपने ये लिखा, ये वाली वैल्यू को आपने एम नोट लिखा ए डैश बी डैश। तो आप देखें यहां से, जब मैं ए डैश बी डैश निकालता हूं तो सी से काउंट करोगे आप सारी डिस्टेंस, तो सी से ए डैश बी डैश इमेज है, तो किसकी इमेज है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। तो बोलो इसको प्लस का वी नोट लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो यस बेटा। सर। अब नीचे क्या है, ए बी, तो सी से लेके ए बी आपके पास, ये सी से लेके ए बी ये है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, और ये बेटा अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी तो नेगेटिव, तो माइनस का यू नोट, क्या लिखोगे, माइनस का यू नोट। ठीक है, एम ई इंटू एम नोट की वैल्यू तो पुट कर ली, बची क्या एम ई, और एम ई की वैल्यू आपके पास बेटा ये रही, तो 1 प्लस डी बटा एफ। इसकी वैल्यू जो निकल के आई है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए बिल्कुल सिंपल, और मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखोगे तो वी नोट बटा यू नोट 1 प्लस डी बटा एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसका आता है, मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा एक बार यहां तक सभी बच्चे उतार लें, और फिर माइक ऑन ना करें, सिर्फ रेज योर हैंड्स, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो अपने पास निकल के आता है बेटा इसी पॉइंट के, ये तो मेन लॉ हमने निकाल चुके हैं, तो मेन फॉर्मूला है। अब हम इसके थोड़े से केस डिराइव कर लेते हैं, तो कभी कभार पूछ लेते हैं। केस डिराइव में आपको क्या करना है वो ध्यान से देखें। केस डिराइव की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो ये कंसेप्ट निकल के आएगा। देखो बेटा, अगर हम केस डिराइव की बात करते हैं बेटा, सबसे पहले तो जो ये दोनों लेंस हैं, ये दोनों लेंस, इनके बीच की डिस्टेंस में थोड़ी देर के लिए एल मान लेता हूं। दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस क्या मान लेता हूं, L मान लेते हैं। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताएं कि अगर आपकी, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए कल मानना था कि वो था F नोट, क्या था F नोट। अगर आपका ऑब्जेक्ट अब C1 से लेके B है, आज अभी जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर C1 से लेके B है, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट नियरली बन जाए C1 से लेके F नोट, मतलब आपका ऑब्जेक्ट, इसको अगर आप फोकस के बिल्कुल नजदीक ले आओ, किसके नजदीक ले आओ, फोकस के नजदीक, एग्जैक्ट फोकस पे नहीं, फोकस के नजदीक, मतलब आप इधर ले आओ इसको, तो आपकी इमेज है जो अब ए डैश बी डैश बन रही है, यहाँ पे बन रही है, क्या वो आगे की तरफ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इस तरफ, बोलो आएगी बेटा। अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो आपकी इमेज आगे की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब जो आपकी इमेज पहले यहाँ बन रही थी C1 से लेके B डैश, जो इमेज पहले कहाँ बन रही थी C1 से लेके B डैश, वो नियरली इक्वल कहाँ चली जाएगी, C1 से लेके C2। बेटा माइक ऑफ कर लें। सबसे पहला फिर कंसेप्ट देखें कि जो चीज पहले C1 से लेके B थी, उसको मान लिया कि वो नजदीक आ गई C1 से लेके F नोट, मान लो यहाँ आ गई, तो अब आपकी जो इमेज यहाँ बन रही थी वो इमेज आगे सरक के और मान लो यहाँ बन जाएगी, तो C1 से लेके जो B डैश बन रही थी वो नियरली इक्वल क्या आ गया आपके पास, C1 से लेके C2। अब देखो जो चीज C1 से लेके F नोट होगी
तो नियरली फोकस है तो उस चीज को क्या लिखूं मैं, एफ नोट। और जो पहले C1 से लेके B डैश थी, इसका मतलब वो इमेज डिस्टेंस थी V नोट, और वो चीज अब C1 से लेके C2 नजदीक आ गई, तो C1 से C2 की डिस्टेंस कितनी है, L। बोलो क्या है बेटा, L। और C1 से लेके B पहले क्या था, ऑब्जेक्ट, जिसको हम लिखते थे U नोट, क्या लिखते थे, U नोट। तो कुछ भी फर्क नहीं है, अगर आपकी इमेज इस तरफ आएगी, उसका रीजन है कि आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकस की तरफ आ गया, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ लिया, इमेज और आगे बढ़ गई C2 के पास, तो जहां आपके पास V नोट है वहां पुट कर दो L, और जहां आपके पास U नोट है वहां पुट कर दो आप F नोट। तो एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, यहां से निकालोगे तो V नोट की जगह L, इसकी जगह आपके पास F नोट मैग्नीट्यूड में प्लस 1 प्लस D बटा F। तो कई बार इस फॉर्म में दे देता है L क्या होती है, तो इसकी फॉर्म में मैंने निकलवाया है कि L है बेटा वो डिस्टेंस होती है दोनों लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस। L की अगर बात करें तो दोनों लेंस हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या कहलाती है, L कहलाती है। ठीक है बेटा, बेटा माइक ऑफ रखें। मुकेश +2 रेडियंट, मुकेश +2 रेडियंट से बेटा परमानेंट रिमूव हो जाओगे, माइक ऑफ कर लें। अग्निवेश, ये वैल्यू अपने पास निकल के आई है m बराबर L बटा F नोट 1 प्लस D बटा F, जो वैल्यू बेटा हमने यहां से निकाली है। अब देखें दो चीज हम पढ़ चुके हैं, अब एक बात ध्यान से देखें कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूं, एक बार मैं L की वैल्यू निकाल देता हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस V नोट है, क्या है, V नोट प्लस, अब बात करें इसके बाद दूसरे केस में, और C2 से लेके B डैश, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई लेंस के लिए UE, क्या है, इन दोनों का सम कई बार पूछा जाता है। L की वैल्यू क्या होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर L की वैल्यू निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, V नोट प्लस का UE, जो मैं आपके सामने ग्रीन मार्क कर रहा हूँ। C1 से लेके B डैश V नोट है, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज तो V नोट, और C2 से लेके B डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई लेंस का, दोनों का सम करते ही L के बराबर आ जाएगी, और L की वैल्यू क्या निकल के आएगी, V नोट प्लस का UE। बोले बेटा यहां तक कर लोगे? सर एक बार वो कॉर्नर वाला फिर से बता दो। ये वाला, यस सर। ये वाला बेटा ऐसा है कि जैसे आप इमेज बनाते थे लेंस में, आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखते थे, फिर आप F नोट पे रखते थे, फिर C पे रखते थे, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट इधर लेके आएंगे तो बेटा आपकी इमेज है वो आगे की तरफ जाती चली जाएगी ऐसे। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट पहले B पे रखा हुआ था, अब वो ऑब्जेक्ट नियरली F के नजदीक आ गया, तो ऑब्जेक्ट आ गया C1 से B था जो पहले, वो C1 से लेके F नोट आ गया। अब आपकी इमेज जो पहले C1 से लेके B डैश थी वो आगे चली गई, तो आगे किसके पास जाएगी, C2 तक जा सकती है, तो इसका मतलब इमेज C1 से लेके कहाँ चली जाएगी, C2। जो चीज पहले V नोट थी वो L के बराबर आ जाएगी, जो चीज पहले U नोट थी वो फोकस के नजदीक रखोगे तो क्या काउंट कर लोगे, नियरली F नोट। तो जहां V नोट था वहां L यूज कर लेंगे, जहां U नोट था वहां इसको हम क्या यूज कर लेंगे, U नोट की जगह। तो U नोट की जगह अगर हम यूज करेंगे तो वो आपके पास F नोट, क्या यूज करेंगे हमें, F नोट। ठीक है, ये वैल्यू बेटा आपके पास यहाँ से आएगी। बोलो कर लोगे? यस सर। नेक्स्ट कंसेप्ट देखें। नेक्स्ट इसी का एक फॉर्मूला आता है, और वो आपके पास देखो अभी अभी पढ़ा हमने एक वैल्यू, और उस वैल्यू में क्या पढ़ा हमने, उस वैल्यू में पढ़ा कि m है, m है वो आया है V नोट बटा U नोट मैग्नीट्यूड 1 प्लस D बटा F, ये वैल्यू आई। तो मैं एक बार लेंस फॉर्मूला लगाऊं, 1 बटा V नोट माइनस 1 बटा U नोट और बराबर 1 बटा F नोट। तो V नोट बटा U नोट निकाल सकते हैं, सिर्फ V नोट से मल्टीप्लाई कर दो, तो V नोट बटा V नोट 1 माइनस V नोट बटा
यू नोट और बराबर वी नोट बटा एफ नोट, वी नोट बटा एफ नोट। अब देखो वी नोट बटा यू नोट चाहिए तो 1 माइनस वी नोट बटा एफ नोट। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, वापिस वैल्यू पुट कर लो। 1 माइनस वी नोट बटा एफ नोट और 1 प्लस डी बटा, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर ली और ये तीसरा फॉर्मूला निकल के आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर हम मैग्निफिकेशन निकालें तो उसके लिए हम ये रिजल्ट यहाँ से निकालें। बोलो बेटा कर लोगे? यस सर। ये सिचुएशन थी बेटा आपके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और चौथा केस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ, फिर आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप खत्म हो जाए। चौथे केस की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फोर्थ केस की, तो फोर्थ केस में क्या होता है, इफ इमेज एट इन्फिनिटी, हो सकता है कि फाइनल इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे। तो बेटा फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो बस एक चीज याद रखनी है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो सी बी डैश सी टू बी डैश है, ये आई लेंस के फोकस पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? आई लेंस के फोकस पे। और अगर ये इसके फोकस पे तो इमेज कहाँ बन जाएगी बेटा? इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये चेंजमेंट इसके अंदर करेंगे। अगर आपको इमेज कहाँ बनानी है? इन्फिनिटी पे। तो ए बी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, वो कहाँ बननी चाहिए? आई लेंस के फोकस पे। कहाँ बननी चाहिए भाई? आई लेंस के फोकस पे। और अगर आई लेंस के फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। और उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, ये केस आपको याद ही रखना है, वी नोट बटा यू नोट डी बटा एफ। अगर आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, कुछ नहीं करना, मेन फॉर्मूले में से ये एक है, इसको रिमूव करना है। ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज एट इन्फिनिटी, या इसको दूसरी भाषा में बोला जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोला जाता है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसको ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी वो आई लेंस के फोकस के ऊपर बने। कार्बन आई लेंस के फोकस के ऊपर। और ऐसे केस में इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी और जिसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा वी नोट बटा यू नोट मैग्नीट्यूड डी अपॉन में एफ। एक केस बेटा आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये था आपके पास बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसके हमने सारे केस यहाँ पे डिराइव कर चुके हैं। बोलो बेटा कर लोगे? यस सर। अब हेडिंग बनाए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लास्ट टॉपिक आता अपना रे ऑप्टिक्स का, और इसके अंदर क्या आपके पास सिचुएशन आती है वो देखें। इसकी अगर बात करते हैं तो सभी बच्चे अच्छे से लिखें इसको, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें तो अपने पास क्या सिचुएशन निकल के आती है, देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। इट इज एन optical instrument, it is an optical instrument which is used for observing distinct images of heavenly bodies like stars, planet, etc. कहता है कि एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है,
इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज, जिसका यूज किया जाता है ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज। जो हेवनली बॉडीज है जैसे प्लेनेट हो गए, स्टार हो गए, पहाड़ हो गए, इन सभी की इमेज देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, बड़ी इमेज साइज में जो बड़ी हो, ठीक है, डिस्टिंक्ट इमेजेस देखने के लिए हेवनली बॉडीज की, उनको क्या कहेंगे हम? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग जूम करके, जैसे हमने एक पार्ट देखा अर्थ का, फिर दूसरा पार्ट देखा, फिर तीसरा पार्ट रखा, तो जिस हिस्से को जूम किया जाता है, डिस्टिंक्ट इमेज, दूर दूर वाले हिस्से की इमेज अगर हम करके देखें, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बड़े ऑब्जेक्ट्स की ही इमेज बनाता है और उनको जूम करके पावर ऑफ रिजोल्यूशन इसकी बहुत ज्यादा होती है और प्रत्येक पार्ट की इमेज आपके सामने दिखा सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज, जो बहुत बड़ी बॉडी होती हैं, इनकी डिस्टिंक्ट इमेज निकालने के लिए। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इट ऑल्सो consist of two convex lens. One is known as objective lens, another is known as eye lens. Objective lens has large focal length and eye lens have small focal length. Eye lens have small focal length. ये इसकी सिचुएशन होती है कि आपके पास कहता है कि आई लेंस है, उसकी फोकल लेंथ अब की बार हमें ज्यादा बड़ी लेनी है और आई लेंस की फोकल लेंथ स्मॉल लेनी है और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ हमें लार्ज लेनी है। ये वैल्यू बेटा आपके पास आएगी। यहाँ तक एक बार सभी बच्चों ने अगर उतार लिया तो अब हम इसके रे डायग्राम के ऊपर चलते हैं। तो सबसे सर पहले एक मिनट रुको। एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडी। जो हैवी बॉडी है उनकी डिस्टिंक्ट इमेज निकालने के लिए इसके पास भी दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई लेंस होता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है बेटा उसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है और जो आई लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ लार्ज होती है और आई लेंस की फोकल लेंथ स्मॉल होती है, जो टेलीस्कोप से बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, टेलीस्कोप में उल्टी होती थी, इसमें फोकल लेंथ आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस की लार्ज और आई लेंस की स्मॉल। सर आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। अब बेटा फिर धीरे आ रही है आवाज? यस सर। अब आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तेज आ रही होगी अब तो। देखे बेटा, इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके रे डायग्राम के ऊपर आते हैं और इसके रे डायग्राम में क्या है वो देखते हैं। तो बड़े ध्यान से सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर ध्यान दें। सबसे पहले हम इसका ये रे डायग्राम बनाते हैं, मेन चीज इसके अंदर रे डायग्राम है। तो सबसे पहले हमें कॉन्वेक्स लेंस लेना है और ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ लार्ज हो, आई लेंस जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल हो। जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल हो, हमने ये ले लिया। सबसे पहले इस पॉइंट को हमने C1 माना
इस पॉइंट को हमने C2 माना। ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आपके पास है आई लेंस। ठीक है, आप देखो इसके अंदर जो इमेज ली जाती है बेटा, वो इमेज ली जाती है कि किसकी, प्लैनेट्स की, स्टार्स की, पहाड़ की, इनकी इमेज ली जाती है। तो क्या हम इन ऑब्जेक्ट को फिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें टेलीस्कोप को ही रोटेट करवाना पड़ता है कि चारों तरफ इसको रोटेट करवा के और कंप्लीट अर्थ प्लेनेट की या पहाड़ की, इन सभी की क्या ले सकते हैं, इमेज ले सकते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट, यहाँ हम टेलीस्कोप को चारों तरफ घुमाएंगे तो रे चारों तरफ से पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगे। इसके ऊपर जो रे आती हैं वो पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगे, क्योंकि हमें टेलीस्कोप को घुमाना पड़ेगा, हम पहाड़ को तो घुमा नहीं सकते। तो इसका मतलब इससे जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी, तो जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करूं यहाँ से कि रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से के ऊपर आएंगी, तो वो आपके पास माना कि ये रे ऑफ लाइट आएगी। अब ये रे ऑफ लाइट है, ये बेंड होगी क्योंकि लेंस के अंदर आ चुकी है, रिफ्रैक्शन ऐसे बेंड होगी। दूसरी बात करें, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, इसको भी एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, देखते हैं। देखें बेटा, इसकी अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो अपने पास एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, वो ऐसे बेंड होके ऐसे चली गई। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई। तीसरी रे ऑफ लाइट ऐसे टकराई और ऐसे बेंड हो। तो इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट पैरेलल बीम ऑफ रे ऑफ लाइट आ रही है। कैसी आ रही है बेटा? पैरेलल बीम रे ऑफ लाइट आ रही है। अब यहाँ एक इमेज बनी, यहाँ इमेज बनी ए डैश और बी डैश। क्या बनाई हमने? ए डैश और बी डैश। इसका पहला केस है जो टेलीस्कोप का है, वो हम बात करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट, कोई भी बच्चा बताए, थोड़ी देर पहले मैंने नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्या मीनिंग बताया था बेटा? बोलो। नॉर्मल एट इन्फिनिटी। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसका जो रियल मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है इमेज एट इन्फिनिटी। अब देखो कि फाइनल इमेज जो बनाएगा, फाइनल इमेज, तो ये ए डैश बी डैश जो इमेज बनाई है, तो ये अगर रे कहां से आ रही थी? इन्फिनिटी से। पैरेलल रे आ रही है, तो पैरेलल रे कहां से आएंगे? इन्फिनिटी से। तो 100% जो ये इमेज बनी है, ये इमेज कहाँ बनी है? एफ नोट। बोलो कहाँ बनी है? एफ नोट। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे, तो इमेज आपकी फोकस पे बनेगी। कहाँ बनेगी? फोकस पे। अब आप लास्ट भी कह रहे हो कि फाइनल इमेज हमें कहाँ बनानी है? इन्फिनिटी पे। तो अगर इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनानी है तो हमेशा ऑब्जेक्ट फोकस पे लेना पड़ेगा। कहाँ लेना पड़ेगा? फोकस। तो ये जो इमेज है ए डैश बी डैश इमेज, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो 100% यहां से और यहां तक की डिस्टेंस हमें एफ ई लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इमेज कहाँ बनानी है? इन्फिनिटी पे। तो आपकी जो ये इमेज बनी है, ये आई लेंस के फोकस के ऊपर बननी चाहिए, ताकि ये ऑब्जेक्ट बन जाए। और ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। बोले मेरी बात समझ में आई बेटा? दोनों पहले रे पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से आई तो इमेज बनी फोकस पे, एफ नॉट पे, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे। ठीक है, अब देखो जो ये इमेज बनी है ए डैश बी डैश इमेज बनी है, ये इमेज काम करेगी एज ए ऑब्जेक्ट। किसके लिए? आई लेंस के लिए। और ऑब्जेक्ट की जगह अगर काम करेगी और इमेज बनानी है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, तो हमें 100% इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है। और इन्फिनिटी पे अगर बेटा इमेज बनेगी तो 100% आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोकस पे। और फोकस पे अगर होगा तो ये इमेज यहाँ से C2 से लेकर B डैश तक की डिस्टेंस FE कहलाएगी। क्या कहलाएगी? F। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है?
अब देखो ये रे है, ये एज इट इज इसके अंदर जाएंगी क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, ऐसे बैंड हो जाएंगे, ये रे इसमें जाएगी, ऐसे बैंड हो जाएगी, लेकिन इमेज बनेगी इन्फिनिटिव, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनेगी इन्फिनिटिव। हमें नहीं पता ये कहाँ जाके मिलेंगे, लेकिन इन्फिनिटिव। अब वही दो चीज निकालनी है, m बराबर बीटा बटा अल्फा, m बराबर बीटा बटा अल्फा। तो ये क्या कहलाएगा, रेशियो ऑफ एंगल subtended at I by final image to angle subtended at I by object when both are at infinity। बोलो सही है, पहले भी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, और फाइनल इमेज भी कहाँ बनी है, इन्फिनिटी। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके पास। क्या कहा है कि m रियल में क्या होगा, बीटा बटा अल्फा, लेकिन क्या कह सकते हो कि रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई, आंख के ऊपर जो एंगल बनेगा किसके द्वारा, फाइनल इमेज, टू एंगल सबटेंडेड एट आई बाई ऑब्जेक्ट, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, इसका रेशियो मैग्निफिकेशन, लेकिन कंडीशन होंगी कि दोनों चीज कहाँ होंगी, इन्फिनिटी। अब देखो क्या पता इमेज कहाँ जाके मिलेगी, तो हम अपना एंगल बनाते हैं आंख के ऊपर, लेंस के ऊपर, बहुत दूर जाके मिलेगी तो ये एंगल हो गया बीटा, ये एंगल क्या हो गया, बीटा, फाइनल इमेज के द्वारा। लेकिन अब बेटा हम ऑब्जेक्ट को तो उठा के ला ही नहीं सकते, और ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बनेगा वो सीधी पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है और सीधी यहाँ के टकरा रही है, तो इसी एंगल को हम ऑब्जेक्ट का एंगल काउंट करेंगे अल्फा। ठीक है, तो बीटा तो हमने बना लिया, फाइनल इमेज पता नहीं कहाँ जाके मिलेगी, और इन्फिनिटी से हम एक डॉट डॉट करते ले आए और C2 के ऊपर एंगल बनाया वो बीटा। और लेकिन अब ऑब्जेक्ट को उठा नहीं सकते, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में चेंज कर लिया था, कंपाउंड में चेंज कर लिया था, क्योंकि ये बड़ी चीज के लिए यूज किया जाता है टेलीस्कोप, और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास है अल्फा। तो दो ही चीज हमें जरूरत थी, एक हमें बीटा की जरूरत थी बेटा, और एक हमें किसकी जरूरत थी, अल्फा की। अब बोलो m इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे रियल में, टेंजेंट ऑफ बीटा, और दूसरा बेटा क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ अल्फा। अगर मैं आपके सामने बेटा टेंजेंट ऑफ बीटा निकालू, क्या निकालू यहाँ से, टेंजेंट ऑफ बीटा, तो बताओ टेंजेंट ऑफ बीटा की अगर बात करूं तो क्या निकल के आएगा, परपेंडिकुलर बटा बेस, और ट्रायंगल काउंट करोगे कौन सी, ए डैश बी डैश और C2। बोलो कौन सी हो जाएगी, ए डैश बी डैश और C2। बोलो क्या आएगा tan बीटा बेटा, ए डैश बी डैश बटा C2 बी डैश। बोलो क्या आएगा, ए डैश बी डैश बटा C2 बी डैश। अब हम tan अल्फा के लिए ट्रायंगल काउंट करें तो ट्रायंगल आएगी ए डैश बी डैश C1, और टेंजेंट ऑफ अल्फा की बात करूं तो ए डैश बी डैश C1 बी डैश। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार बताएं मेरे, बोलो बेटा कर लोगे यहां तक, बोले बेटा, यस सर। यस सर। सर तो एक बार यहां तक सभी बच्चे उतार लें। शायद कोरोना अफेक्टेड हो गए भाई, इतनी जल्दी आए, शायद सुबह से काफी छींक आ रही हैं, लगता है मेरे को कुछ ना कुछ हुआ है। क्योंकि आजकल कोरोना है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि दिन के केस नियरली 70,000 के करीब आ रहे हैं। और एक आपने सुना होगा न्यूज़ में कि एक सर्वे चल रही है, सीरो सर्वे, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा अपने हरियाणा के अंदर 29.1% ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हो भी चुका है और ठीक भी हो चुके हैं अपने आप, आज तक पता ही नहीं चला उनको। 2900 में से 30 लोग ऐसे मिलते हैं जिनके कोरोना होके जा चुका है।
अच्छी बात है। तो या तो अमून में अकाउंट हो चुके हैं या होने वाले हैं, नंबर जरूर आएगा। देखो बेटा, हमने इस डायग्राम से दो वैल्यू निकाली है, एक टेंजेंट ऑफ बीटा निकाला है और एक टेंजेंट ऑफ अल्फा निकाला है। यहां तक उतार लिया बेटा सभी ने? बोले बेटा, आगे चलें?